संकल्प से संघर्ष, संघर्ष से संगठन, संगठन से सत्ता और सत्ता से लोकतांत्रिक व्यवस्था की सर्वोच्च सत्ता तक का अनवरत सफर यूं ही तय नहीं हो जाता। अचूक रणनीति, प्रचंड प्रणनीति और जबरदस्त जननीति लगती है, तब किसी किसी को राजनीति में वो स्थान मिल पाता है जो केवल इतिहास नहीं बदलता, सियासत का सबक बन जाता है। तब हम जब प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन को इस कसौटी पर कसते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यूं ही नहीं कोई नरेंद्र मोदी बन जाता है। तब जाकर के ये दल बना है, तब जाकर के हम यहां पे। भारतीय राजनीति का वर्तमान दर्ज कर रहा है वो सारी कहानियां जिन्हें सुनाकर भविष्य का राजनीति शास्त्र कहा करेगा यूं ही नहीं कोई नरेंद्र मोदी बन जाते। बहुत बहुत बधाई हो। गुजरात चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जब ये नारा दिया कि ये गुजरात हमने बनाया है, तो ये दरअसल हर गुजरात वासी को वहां के गर्व से जोड़ने का आह्वान था। पीएम मोदी नारों का असर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि एक वोटर के दिल से रिश्ता, दिल के एतबार का कैसे जोड़ा जाता है, और इस सब के पीछे सक्रिय राजनीति के 37 सालों की कहानी और पूरे जीवन के अनुभव का किस्सा है। कैसे मिलते हैं पीएम मोदी को ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता? कैसे चुनते हैं वो अपनी चुनावी टीम के एक एक सदस्य को? कैसे कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़कर इतना चार्ज कर देते हैं कि उनके सामने मोदी का वचन ही शासन हो जाता है?
इन सवालों का जवाब भी तब से ही शुरू होता है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। तब जब वो थे केवल 37 साल के प्रचारक और पार्टी कार्यकर्ता। उन्होंने ये बताया, एक राजा का एक उन्होंने गांव का उदाहरण दिया कि एक राजा ने अपने नागरिकों से कहा कि आज रात को एक तालाब में सभी नागरिक अपना एक एक लोटा दूध तालाब में डालेंगे। और पूरे गांव ने ये समझा, हजारों लोग जब दूध डाल रहे हैं तो मैं अकेला नहीं डालूंगा, तो मैं पानी डाल दूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है, और किसको पता चलने वाला है। अच्छा, ये एक आदमी ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्या, सारे सबने यही सोच लिया, और सुबह उठ के जब देखा तो पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था। ये जो भाव कार्यकर्ता के मन में आ गया है कि चुनाव के पहले हम चुनाव जीत गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो शुभ चिंतक है वो भी ये सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, इसके कारण अगर वो उस दिन मतदान करने नहीं गया, वो ये सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीत चुकी है, मैं वोट दूं या ना दूं, क्या फर्क पड़ता है। वो जो उन्होंने उदाहरण दिया दूध वाला, तो उनका ये कहना था कि चुनाव जीतने के पहले हमको चुनाव नहीं जीतना है, चुनाव जीत के हमको चुनाव जीतना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत को हमेशा जीत से भी बड़ा श्रेय दिया। चुनाव निकाय का हो, विधानसभा का या लोकसभा का, निरंतर सेवा। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी गिरने नहीं दिया। का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जो जुड़ा वो हमेशा के लिए जुड़ गया। संभाग में कैसे जाना चाहिए, किस दिन जाना चाहिए, फिर वहां सूचना देना, वहां उन जिलों के अध्यक्षों को, चुनाव संचालकों को, प्रभारियों को बुलाना और ये सब सूचना देने का काम मेरा था। उन्होंने शीघ्र ही एक विचार और एक योजना दी पार्टी को और उनकी एक बैठक आमंत्रित की। नरेंद्र भाई ने उस बैठक को संबोधित करते हुए सबसे पहले तो हम सब लोगों के लिए आश्चर्यजनक था कि उन कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक शब्द से संबोधित नहीं किया। उन्होंने संबोधित किया विजय व्रती के रूप में कि आप सब जितने यहाँ कार्यकर्ता लगभग 250 के लगभग रहे होंगे, आप सब लोग विजय व्रती हो, विजय का संकल्प लेकर घर से निकले हो, विजय का संकल्प लेकर क्षेत्र में पहुंचोगे। आप लोग ऐसा करो कि हर महीने में एक बार मिलना रखो और ऐसा करो कि उसको टिफिन बैठक बना दो। और टिफिन बैठक में क्या करने का कि सबको अपने घर से खाना लाने का और सबको साथ मिल के खाने का और अपना खाना शेयर करने का। तो हम टिफिन बैठक में गए थे और खुद मोदी जी को मैंने खाना खिलाया, तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि चलो टिफिन बैठक के बहाने भी मोदी जी इतना सोच सकते हैं कि भाई ये सब अपने कार्यकर्ता, काउंसिलर सब एक साथ मिले और अपने ये सब काम के बारे में एक दूसरे से शेयर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता से पहले और बाद में हर संगठन कार्यकर्ता के साथ जो रिश्ता बनाया वो ऐसा था जिसमें वो हर कार्यकर्ता को उसके साथी ही लगते थे। अपने व्यवहार से कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने उदाहरण रखा और पार्टी कल्चर को नई शक्ल दी। 96 में उन्होंने चुनाव लड़ाया था हमारे लोकसभा का, सत्यपाल जैन जी जीते थे। तो 96 में आडवाणी जी आए उनकी रैली को संबोधित करने, तो हम भी मोदी जी के साथ थे, मोदी जी प्रभारी, और हम देख रहे हैं कि सब के सब जितने नेता छोटे मोटे सब मंच पे चढ़ने के ललाई थे। पीछे डिस्पेंसरी की वॉल पे बैठे थे, बिल्कुल अखीर में, जहाँ ग्राउंड खत्म हो जाए, ग्राउंड के बाद एक वॉल थी, वॉल के बिल थी, मोदी जी, महावीर जी। तो हम देख के हैरान की कमाल है जी, हम तो युवा थे उस टाइम 20-21 साल के, कि मोदी जी आप ऊपर नहीं है भैया, हम यही ठीक हैं, आडवाणी जी का भाषण सुनेंगे यहीं से जाएंगे। भाई साहब वो कभी मंच पे नहीं बैठते थे, बड़ी रैलीज में भी मंच पे नहीं बैठते थे वो। तो जैसे ये कोई रैली होनी है तो सबसे पूछते हैं, हाँ जी बोलो भाई साहब कितने बंदे लाओगे, कितनी संख्या लाओगे, तो नॉर्मली बोल देते हैं कि 200 आदमी, 400 आदमी। तो मोदी जी क्या करते थे, उसमें वेन्यू में घूमते रहते थे और देखते रहते थे कौन कितने बंदे लाया। फिर अगली बार इसको पूछ लेते थे, हाँ जी बोलो भाई, तुम बोल रहे थे 200 बंदे लाएंगे, तेरे साथ 5 आदमी आए थे, तू बोला 100 आदमी लाएगा, तेरे पास 2 बंदे आए थे। इस हिसाब से उनका डिफरेंट टाइप का वो था। अहमदाबाद में एक जाहिर सभा थी, वो प्रांत के महामंत्री होते हुए भी
स्टेज पे नहीं बैठे, वो पीछे कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े थे। हम सब जाके मिले उनसे पूछा, क्यों नरेंद्र भाई आप यहां खड़े हैं? बोले गुजरात यहां है, मुझे गुजरात में क्या चल रहा है कुछ ही घंटों में जानना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है। राजनीतिक दूरदृष्टि के चलते नरेंद्र मोदी ने पार्टी में पद से पहले कर्तव्य की परंपरा डाली और हर पड़ाव पर हर कार्यकर्ता को उन्होंने उस परंपरा की याद दिलाई। मैं प्रवीण शर्मा बोल रहा हूँ जी, हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रवीण जी नमस्कार, कैसे हो? ठीक हूँ मोदी जी। हम तो प्रवीण जी को जब भी याद करते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें याद आती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। वही प्रवीण बोल रहे हो ना? जी हाँ, वही बोल रहा हूँ जी। ठीक, बताइए। जो साथी थे वो साथ हैं और याद है उन्हें हर रणनीति नरेंद्र मोदी की जो कार्यकर्ताओं को विशेष बना देती थी। 1989 में, 1990 और 1991 में तीनों साल इलेक्शन थे। उसी दौरान मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। इनफैक्ट इलेक्शन में नरेंद्र भाई ने क्या किया, हर रोज हम एक रात को लिस्ट बना लेते थे, प्रमुख कार्यकर्ता किससे बात करनी है, कौन सी विधानसभा के क्षेत्र में बात करनी है, क्या क्या परेशानी है वो पूरा। और दूसरे दिन सुबह 7 बजे करीबन, सुबह 7 बजे फोन लेकर हम बैठ जाते थे। तो सुबह 7 बजे हम फोन लगाना चालू कर देते थे, तो करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक पूरे गुजरात की ग्राउंड रियलिटी, कौन कौन से विस्तार में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या परेशानी है, पार्टी का प्रदर्शन कैसा है, क्या नेताओं की जरूरत है, जाहिर सभा की जरूरत है, जो भी चीज की जरूरत है, जो भी प्लानिंग की जरूरत है, वो सब करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक तो हमको पूरे गुजरात का, नरेंद्र भाई को पूरे गुजरात का चित्र मिल जाता था। एक जगह गांव में हम लोग पहुंचे, शाम का समय था और वहां किसी का विवाह हो रहा था। हम थे और लोकल कार्यकर्ता बहुत थे, तो बोले यार किसी का विवाह है, ऐसा बने आवाज आ रही वाद्य यंत्र वगैरह का। तो एक कार्यकर्ता बोला ये हमारे एक मित्र हैं, नाम मैं भूल गया, उनके यहाँ की शादी है। फिर उन्होंने आग्रह किया अगर बाराती में आप लोग भी चलते तो कितना अच्छा होता। बोले नंद कुमार जी कैसे करें, क्या करें? बोले नहीं जा तो सकते हैं, लेकिन अपना शेड्यूल क्या है इसको अपन देख लेते हैं। अरे शेड्यूल क्या है अपना? उन्होंने कहा जहां आदमी हैं, जहां लोग हैं, वो तो हमारा शेड्यूल है, वही हमारा कार्यस्थल है। जो जुड़ा वो नरेंद्र मोदी को याद रहा और ये अनुभव हर बार या कहें कि हमेशा प्रचार के दौरान काम भी आया। संगठित और अनुशासित कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने वो राजनीतिक फौज खड़ी कर दी जिसने नरेंद्र मोदी को ब्रांड मोदी बना दिया। नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो काडर दिया जो समर्पित था। इस काडर को साथ लेकर उन्होंने पहले गुजरात और फिर देश की राजनीतिक दशा बदल दी। उनकी नजरें लक्ष्य के शीर्ष पर रहीं, पर काम करने का तरीका बेहद साधारण और अमिट रूप से असरदार। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीतने की कला को विज्ञान में बदल दिया, जिसमें उनके अपने फॉर्मूले थे। गुजरात मैं बना दूं, अपना प्रैक्टिकल और अपनी ही थ्योरी। गुजरात उनका गुरु मंत्र एक ही था शुरू से, और वो अभी भी यही है। कभी भी आप उनके भाषणों में अभी भी सुन लो, एक ही है। पहले भी वही था, आज भी है। वो ये कहते थे कि जब तक बूथ पे कार्यकर्ता खड़ा नहीं होगा, जब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। छोटी छोटी इकाइयां गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में बीजेपी का मार्ग प्रशस्त कर रही थी और नरेंद्र मोदी इसे खूब समझ रहे थे। यही वजह थी कि जब गुजरात से दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया तो बूथ मैनेजमेंट से भी आगे की रणनीति तय की, और वो थी पन्ना प्रमुख की। आज एक विस्तार की 21 दिन की कारोबारी और एक वार्ड में उसके नीचे 10 कारोबारी,
वो लोग 10-10 लोग, तो एक ही विस्तार में से अपने कार्यकर्ता हो जाते थे 121। वो विजन पहले था। उसके बाद वो सब कंप्लीट कर दिया। बहुत सारे प्रवास, बहुत सारी मेहनत के बाद वो सब काम कंप्लीट कर दिया। तब भी उनको संतोष नहीं था कि ये अभी भी ये संख्या जुड़ी नहीं हुई है। तब दूसरा एक कार्यक्रम हुआ कि उसके नीचे हर एक विस्तार में वो हम नाम देते थे, जो वार्ड है उसका नाम देते थे प्रखंड। उसके नीचे जो 10 कारोबारी होती थी उसका नाम देते थे खंड, और उसके नीचे हर एक खंड के नीचे 5-5 कारोबारी और उसका नाम देते थे उपखंड। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में भी पन्ना प्रमुख के हिसाब से प्रचलित है। तो ये विजन तो उनका 84 से 86 में कंप्लीट किया। हर बूथ पर पन्ना प्रमुख और हर बूथ पर खुद नरेंद्र मोदी की नजर, इसने गुजरात में संगठन को मजबूती दी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी खुद पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी उठाने से कभी पीछे नहीं हटे। आज के दौर में ये नारे बहुत सुने जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है या घर घर मोदी आदि। लेकिन बीजेपी की परिपाटी में कई ऐसे नारे भी हैं जिन्हें खुद नरेंद्र मोदी ने गढ़ा और बीजेपी को जोश से भर दिया। अहमदाबाद कॉरपोरेशन का चुनाव सिर्फ एक ही सूत्र पर बना, वो नरेंद्र भाई की इमेज थी कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और ऐसा चला कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन बीजेपी जीत गए। उम्मीदवार नहीं मिलते थे, लेकिन एक स्लोगन के कारण वो नरेंद्र भाई, और दूसरा नरेंद्र भाई का ये भी था कि मारू घर भाजपનું घर। आ बात पण गुजराती में कहते ना, और हिंदी में बोलते कि मेरा घर बीजेपी का घर। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, चुनाव नजदीक था, चुनाव आ रहा है, क्या सोचा है? टिकट विकेट तो आप अच्छी तरह से बांटेंगे। बोला टिकट बांटने से नहीं होगा, जीतेंगे कैसे? भाई प्रजा के बीच हमारा नाता सिर्फ मैं उम्मीदवार हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र भाई ने कहा था उम्मीदवार बन के मत जाओ, उनके सुख दुख के सहयोगी बन के जाओ, अपने उम्मीदवारों को समझाओ, सहयोगी बनकर जाए। वो काम चुनाव आने से पहले 2 महीने पहले करो, और सूचना मैंने सबको दे दी। परिस्थितियों के अनुसार नरेंद्र मोदी नारे गढ़ते गए और वो राजनीति में विमर्श से अधिक विचार का मुद्दा बनते। लोगों ने तय कर लिया है, अब की बार अच्छे दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रचारक के तौर पर हर किसी के साथ सामंजस्य बनाना, हर परिस्थिति में समाधान ढूंढना सीखा था। राजनीति में ये सब बहुत काम आया। संघ से जुड़े दिनों के अनुभव ने उन्हें सक्रिय राजनीति में समरसता को शामिल करना सिखा दिया। प्रचार के दौरान वादों की बात तो सब करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने समय के साथ प्रचार के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए जिन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के साथ साथ संगठन की छवि और शक्ति को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। नया चीज प्रयोग भी करके देखो कि छोटी छोटी जो पतंगे होती हैं उनके ऊपर कमल का फूल छपवा के वो बच्चों में बांटो। उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं, तो कम से कम ये उड़ाएंगे तो कमल का फूल तो आसमान में नजर आएगा, किसी के घर पे गिरेगा, किसी की गली में गिरेगा, तो इसका प्रचार का एक माध्यम हो जाएगा कि कमल का फूल यहाँ पे है और ये भाजपा का निशान है। इन्होंने कहा था कि जब आप एज कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन में जाएं तो आप जेब में टॉफियाँ रखें। तो जब कोई माँ ने बच्चा उठाया हो, बाप ने बच्चा उठाया हुआ हो, तो आप उसे
टॉफियाँ दो, तो मैंने दी। उससे ये हुआ कि भाई बच्चा भी खुश और माँ बाप भी खुश। नरेंद्र मोदी जिन तरीकों को प्रचार के लिए इस्तेमाल करते थे वो नए और चौंकाने वाले होते थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता जब ये सब देखते और सुनते तो नरेंद्र मोदी के लिए उनका स्नेह और बढ़ता था, लेकिन मीडिया में भी उसे अच्छी कवरेज मिलती थी। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी की स्वर्णिम भारत की यात्रा, रथ यात्रा सोलन आने वाली थी। उससे पहले उन्होंने यहाँ आकर एक बैठक ली और बैठक में उन्होंने हमें एक बहुत ही उपयुक्त आइडिया दिया। कुछ ऐसा कीजिए कि वो सारी की सारी एक बड़ी खबर बने। आप कोई ऐसा स्वागत द्वार बना सकते हो जहां पे यहाँ की जो स्थानीय फल सब्जियां हैं उनका उपयोग कर सको। तो हमने ये तय किया कि हम जो परवाणु के जो प्रवेश द्वार है हिमाचल प्रदेश का, वहां टमाटर का एक स्वागत द्वार बनाएंगे। तो हमने टमाटर का स्वागत द्वार बनाया, वहां बड़ा खूबसूरत स्वागत द्वार बनाया। उनके द्वारा दिए गए विचार को हमने फलीभूत किया। हमने दोनों दरबार बनाए, यात्रा होकर चली गई। अगले दिन जहां आडवाणी जी का भाषण छपा, उसके साथ ही वो टमाटर के गेट का पहले पेज पर लगभग सारी नेशनल प्रेस ने उस गेट को कवर किया। जो ये शिमला का क्षेत्र है, ये बड़ा टूरिस्ट हॉट स्पेस था, तो लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना, और ये बीजेपी पूरे देश में है, वो कैसे मैसेज जाएगा। लोग माल रोड पे आज स्टैच्यू को देखते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है कि घोड़े पे सवार हो जाओ। तो मोदी जी ने क्या किया कि स्कैंडल पॉइंट पे जितने घोड़े थे उन घुड़सवारों को हायर करके उनके हाथ में ऊंचे ऊंचे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दे दिए और वो झंडे लेकर के पूरे घूमते थे। बूथ मैनेजमेंट, बार बार यही बोलते थे वो, इट वॉज हिज कंसेप्ट कि बूथ मैनेजमेंट मजबूत। अगर मेरा बूथ जीत गया तो मैं जीत गया, अगर एक बूथ में मुझे 100 में से 51 वोट मिल गए तो मैं जीत गया। ये कंसेप्ट मोदी जी का था और इसी बात पर फोकस कर करके वो चुनाव को आगे बढ़ाते थे कि भी बूथ को जीतो। कोरोना के दौरान भी जब प्रधानमंत्री ने थाली और घंटी बजाने का आह्वान किया तो इसी तरह पूरा देश संकट के समय एकजुट हो गया। प्रचारक, पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ओहदे बदलते गए, लेकिन पीएम मोदी ने न तो नए आइडियाज पर काम करना बंद किया और न ही पुराने आइडियाज को पुराना करार दिया। जब भी कार्यकर्ता का कोई कार्यक्रम निर्धारित होता तो कार्यक्रम कैसे करना है उसकी गाइडलाइन उनके पास से अवश्य मिलती थी। भाई ये कार्यक्रम को तुम ऐसे हैंडल कर कि आदिवासी एरिया में कोई प्रोग्राम करना है, कोई जाहिर सभा या तो कोई कार्यक्रम करना है, तो आदिवासी संस्कृति क्या है और वो संस्कृति के हिसाब से वहां के लोगों को कैसे बाहर निकालना है, वो संस्कृति को कैसे प्रदर्शित करना है, वो सब साथ में लेके चलते थे। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही रही। हमेशा से ही उनके बारे में नकारात्मक बातों को भी उन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ प्रचार से जोड़ लिया और इस तरह देश में कभी न भुलाई जा सकने वाली राजनीतिक घटना चाय पर चर्चा की शुरुआत हुई। मैं आज भिक्षा मांगने आया हूँ और भिक्षा में आप मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने का वचन दीजिए और मुझे आपकी बेटी सुपुर्द करो, मैं उसको स्कूल ले जाऊंगा। चर्चा अपनी जगह और भावनात्मक प्रचार अपनी जगह। जगह जगह चाय के स्टॉल खुल गए। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे कद बढ़ा वैसे नरेंद्र मोदी का सूरज भी चढ़ता गया। वैसे अगर ये कहा जाए कि बीजेपी के उत्थान में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही तो ये भी गलत नहीं होगा। गुजरात राज्य के संगठन मंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का जिम्मा संभाला।
इस यात्रा में उनका प्रबंधन बेमिसाल था। यात्रा बिहार में थम गई, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी में लोकप्रियता का रथ सरपट दौड़ने लगा। इसके बाद उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा का भी प्रबंधन संभाला। उस आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी, उसके पूरे गुजरात के प्रभारी थे वो, और उस रथ यात्रा के एक तरह से चालक थे, आप समझिए सारथी थे, उनको माना जाता था। मोदी जी उस रथ में साथ चलते थे, और शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल ये भारतीय जनता पार्टी के दो स्तंभ थे। तो इसलिए ये तिकड़ी बड़ी मशहूर तिकड़ी थी, और उस वक्त तीनों के बीच में बहुत जबरदस्त सामंजस्य भी था। तो इसलिए उस दौरान में अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नाम लिए जाते थे तो केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी। 2002 के गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने 3000 किलोमीटर लंबी गौरव यात्रा निकाली, जिसने 100 से अधिक विधानसभाओं को छुआ। यहीं से नरेंद्र मोदी घर घर तक पहुंचने लगे। एक राजनेता के तौर पर सद्भावना यात्रा और 3 दिनों का उपवास नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। 2012 में नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली और गुजरात की सभी 182 सीटों का दौरा किया। 5 मिनट तड़का में घूरे हुए। नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्राओं के जरिए अपने कामों का भी प्रचार किया और गुजरात की जनता के दिल से खुद को जोड़ा। यात्रा का ये कल्चर बीजेपी ने फिर दूसरे राज्यों में भी अपनाया। आप लोग खूब आभार। नरेंद्र मोदी शुरू से ही खोजी स्वभाव के थे, इसीलिए वो पहले वन भटके, लेकिन जब राजनीति में आए तो परंपराओं को तोड़ा और पुरानी लकीरों पर चलना स्वीकार नहीं किया। जब जो नया मिलता वो उसे पार्टी, संगठन और खुद के लिए इस्तेमाल करता। मुझे आज भी याद है कि पेजर में यूज करता था, तब मुझे मेरे पेजर में एक आवाज आती थी, टिक करके, बिप करके, तो मैं देख के बाद में टेलीफोन करता था। मैं कई बार देखता था कि कई मीटिंगों में वो पेजर ऐसे ही निकाल लेते और देख लेते। तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो क्यों ऐसा कर सकते हैं, उसको कैसे मालूम हुआ। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में मैंने पूछा कि आप क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे समझाया इस पे एक वाइब्रेटर मोड होता है। वो मुझे आज भी याद है कि छोटी छोटी चीजें भी छोटे से छोटे लोगों को किस प्रकार से समझाना, उसका किस प्रकार से उपयोग करना, उसकी बातें में वो काफी रुचि रखते थे। उन्होंने स्पेशल एक सॉफ्टवेयर 95 में डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर बनवाया था। तो पूरे डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर में हमने डेटा एंट्री की, जितने भी बायोडेटा कार्यकर्ता के आए थे पूरे प्रदेश में से, और जब वो रात को आते थे तो अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स हमको प्रिंट आउट करके उनको दिया, जैसे वो मांगते थे इस प्रकार हम रिपोर्ट बना के जनरेटेड रिपोर्ट हम उनको दिया करते थे। – 2002 में जब नरेंद्र मोदी अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने ये साबित कर दिया था कि वो नए प्रयोग करने से चूकने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबको फोन करूं और मेरी आवाज सुनाई दे। ऐसा कुछ होता तो कब ऐसा कुछ तब था ही नहीं। तो हमने वो चैलेंज उठा ली कि ठीक है चलो हम करते हैं, डायल ऑटोमेटिक हो ऐसा प्रोग्राम बनाया। और कहाँ से करें, तो सब STDPCO को उसमें लगा दिया। तो जब वो उसका इतना अच्छा हुआ था कि जब ये डायल ऑटोमेटिक होता है तो जब डायल होता है सामने से कोई उठाता है तो यहां से जब बोलते हैं मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं तो हमें सुनाई देता है कि भाई नरेंद्र भाई का फोन है, नरेंद्र भाई का फोन है, ऐसा वो अंदर अंदर बात करते हैं। लेकिन ये 1-2 मिनट में जो मैसेज देना है वन वे बोल के दे देते थे। – 2012 के गुजरात चुनावों में नरेंद्र मोदी जब जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने देश में पहली बार 3D रैलियां करके पूरे देश में अपने नाम की हलचल मचा दी। श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए
उनकी छवि युवाओं में इतनी लोकप्रिय हुई जो आगे चलकर देश की राजनीति में उनके बहुत काम आई। भारत के भाग्य विधाता सभी मतदाताओं को आप सबको नमस्कार। 2012 में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात के समग्र जिला महानगर से अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में उन्होंने बताया कि आप में से कितने लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो 2012 में तो सोशल मीडिया अभी धीमे धीमे शुरू ही हो रहा था, तो करीबन 35-40% लोगों ने हाथ खड़े किया कि हम लोग यूज करते हैं। फिर नरेंद्र भाई ने बताया कि आप में से कितने लोगों को ऐसा अच्छा लगता है कि अपना फोटो पेपर में आए, न्यूज़पेपर में आए, मैगजीन में आए। तो सबने हाथ खड़े किए कि हमको भी अच्छा लगता है हमारा फोटो आए। फिर उन्होंने पूछा कि कैसा लगता है कि कोई आपकी कामगिरी करो उसकी नॉन पेपर में ले। बोला सबके, हमको किसको बुरा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा कि हम कुछ काम करें और वो पेपर में आए, हम जो सोचते हैं वो पेपर में आए। तो नरेंद्र भाई ने एकदम सीधी सादी भाषा में सोशल मीडिया का जो महत्व हमको समझाया, और वो उन्होंने जो विचार आज 2012 में रखा था, हम 2022 में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आज सबसे स्ट्रांग मीडिया बन चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। नई तकनीक का प्रयोग नरेंद्र मोदी के स्वभाव का हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया से लेकर फोटोग्राफी के शौक तक उनका हर अंदाज राष्ट्रीय मुद्दा बनता गया। लगातार सीखने और जानने की ललक ने नरेंद्र मोदी को वो नरेंद्र मोदी बनाया जिसे अब मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी मैजिक या ब्रांड मोदी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने राजनीति में 24/7 काम करते रहने का रास्ता चुना और इस रास्ते पर नई उपलब्धियां मिलती चली गई। आजकल चुनावी मौसम में अलग अलग कंपनियों के सर्वे, डेटा, एनालिसिस का हल्ला खूब सुनाई देता है। लेकिन अगर राजनीतिक गलियों में कुछ दशक पीछे मुड़े तो यह पता चलता है कि सर्वे की परंपरा को राजनीति में स्थापित करने की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी ने की थी। उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ ऐसा कोई सर्वे करना चाहिए जिस सर्वे के माध्यम से हम ये पता कर सकें कि समाज में संघ के बारे में लोगों की क्या धारणा है। ये बात 1979 की है, आपातकाल के तुरंत बाद की। तो उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया, तो उन्होंने उन सब सर्वे फॉर्मेट्स के बेसिस पर उन्होंने उसका एक एनालिसिस किया और एक स्टैटिस्टिकल बैटरी लगाई, उसका आउटकम क्या रहा ऐसा, और उसको चार्ट्स वगैरह में, बार डायग्राम चार्ट्स वगैरह में निकाल करके ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया रात्रि को। हम सब लोगों के लिए नया था, मतलब इट वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम कि इस प्रकार का सर्वे करना, सर्वे का परिणाम को एनालाइज करना, उसको फिर इस तरीके से प्रोजेक्शन करना, ये हमारे लिए ट्रेनिंग भी था। 1987 के अहमदाबाद म्युनिसिपल चुनावों में नरेंद्र मोदी ने यही तकनीक अपनाई। तब इसके जरिए कार्यकर्ताओं और पार्टी से जुड़ाव रखने वाले लोगों का डेटाबेस रखा जाता था, जिसमें लोगों की उम्मीदें, मुद्दे और जरूरतों का ख्याल रखा जाता था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने किसी भी चुनाव में कैंडिडेट तय करने से पहले सर्वे को एक टूल बना लिया। 1999 में जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे, तब उन्होंने एक स्कूल टीचर और करगिल शहीद की पत्नी को चुनाव के टिकट के लिए चुना था। यही पैटर्न उनका अब तक जारी है। उन्होंने बताया कि देखो, मैं प्रचारक आदमी हूँ, कभी कभार घर जाना होता है, वर्षों से समाज का और राष्ट्र के काम में लगा हुआ हूँ। जब मैं अपनी माँ से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे तो इनको ले जा। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सही दिन है जब मैं 11 रुपयों का योगदान अपनी इस बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपए निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपए देता हूँ। चुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन से लेकर वोटिंग तक हर बारीक से बारीक बात पर उनकी नजर कभी डगमगाई नहीं। परिणाम से पहले विश्राम नहीं और परिणाम के बाद भी आराम नहीं, यही मूल मंत्र रहा उनका।
लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा के चुनाव में पार्टी के अंदर कुछ कठिनाइयां आ रही थी और वो प्रभारी के नाते उनको उसका समाधान करना था। तो मैंने देखा कि उस व्यक्ति में एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि आने वाली स्थिति को पहले से भांपते थे, लोगों का मूड क्या ये भांप लेते थे। तो मोदी जी ने, ताकि एकता का मैसेज जाए शहर में, अलग अलग भाव न जाए, उन्होंने एक कार्यक्रम दिया हमको, और कार्यक्रम ये दिया कि आप परिवर्तन रैली निकालिए, परिवर्तन यात्रा निकालिए। और उस परिवर्तन यात्रा में तीनों चारों प्रमुख लोग जो उम्मीदवार भी थे या जिनके पास बाकी काम भी थे, वो सब रहेंगे। तो हमने देखा कि जो पहले तनाव होता था पार्टी में, नेताओं में, वो तनाव एकदम से समाप्त हुआ। 96 का लोकसभा का चुनाव बहुत टफ था, यहाँ बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां आई, लेकिन जिस मजबूती के साथ मोदी जी ने उसको हैंडल किया और उससे पार पाकर हमने वो सीट जीती, और अच्छे मार्जिन से हमने चंडीगढ़ की सीट जीती। और मैंने देखा कहीं भी कब कोई बैठक होती थी, कोई विषय आता था, तो वो जो बात हम इस क्षण की सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी उससे भी 2 कदम आगे चल के सोचते थे। जो सियासत में साधा, उसने लोगों के मन को कई तरह की सोच दी। जब प्रचारक थे तो संगठन के तौर तरीकों में नई परंपराएं डाली। सक्रिय राजनीति में आए तो राजनीति के तय मानक बदल दिए, पार्टी का पूरा टेम्परामेंट बदल दिया। पर सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर पूरा छवि पर काम किया और बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी बनाया। एक दौर था जब पार्टी के पास कई राज्यों में अपना कोई कार्यालय नहीं होता था, जिनमें हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी जब इनके प्रभारी बने तो नक्शा बदल दिया। मोदी जी का जिस कार्यालय में हम बैठे हैं, ये मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन मोदी जी के द्वारा हुआ है, और उस वक्त हम अभी सत्ता में नहीं थे। तो उनका यही कहना था कि अपना कार्यालय कहीं ना कहीं से हम काम करें, हम पूरे मॉनिटरिंग कर सकें, क्योंकि विधायक जीत के हार गया तो कार्यालय खाली करना पड़ता, ऐसे ही होता था। लेकिन उन्होंने अपना कार्यालय बनाया। कार्यालय के बाद सुविधाएं कि कार्यालय में कंप्यूटर की जरूरत है, कब तक आप साइक्लो स्टाइल से करते रहोगे, हाथ से करते रहोगे, टाइपराइटर से करते रहोगे। कार्यालय के अंदर जो हमारे प्रवास करने वाले हैं उनको गाड़ियों की सुविधा भी, तो उन्होंने गाड़ियां भी प्रोवाइड की। जो संगठन के महामंत्री थे, उनको अध्यक्ष थे, उनको जरूरत है कि उन्होंने पूरे हिमाचल में प्रवास करना है, तो उनको गाड़ी की सुविधा है। नरेंद्र मोदी के दौर में गुजरात में कई जिला स्तर के पार्टी कार्यालय तैयार हुए और बीजेपी एक संगठन के तौर पर और मजबूत होती गई। कार्यकर्ताओं में जोश और विश्वास भरता गया, जो आज भी गुजरात बीजेपी के आत्मविश्वास में झलकता है। उन्होंने जिस एक चीज से कभी समझौता नहीं किया वो है परिश्रम, और ये बात उनके विरोधी भी जानते हैं। जब तक वो सोचना शुरू करते हैं, नरेंद्र मोदी 10 कदम आगे निकल चुके होते हैं। नरेंद्र भाई ने क्या किया, हर रोज हम एक रात को लिस्ट बना लेते थे, प्रमुख कार्यकर्ता किससे किससे बात करनी है, कौन सी विधानसभा के क्षेत्र में बात करनी है, क्या क्या परेशानी, वो पूरा। और दूसरे दिन सुबह 7 बजे, करीबन सुबह 7 बजे फ़ोन लेकर हम बैठ जाते थे। तो सुबह 7 बजे हम फ़ोन लगाना चालू कर देते थे, तो करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक पूरे गुजरात के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता है, लोकसभा या विधानसभा का, जिला के पदाधिकारी है, या जो भी कार्यकर्ता है जो इससे बात करनी है, तो उससे क्या होता था कि ग्राउंड रियलिटी, कौन कौन से विस्तार में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या परेशानी है, पार्टी का प्रदर्शन कैसा है, क्या नेताओं की ज़रूरत है, जाहिर सभा की ज़रूरत है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी प्लानिंग की ज़रूरत है, वो सब करीबन 10 साढ़े 10 बजे tक तो हमको पूरे गुजरात का, नरेंद्र भाई को पूरे गुजरात का चित्र मिल जाता था, और उसी आधार पर वो अपना आगे की स्ट्रेटेजी बनाते थे। जनता ही जनार्दन का जीवन दर्शन लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं लगातार नए विचारों और नई सोच के साथ। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।